हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। आज की क्लास में हमने बात की थी लास्ट क्लास में, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ने क्या वाले थे? एटॉमिक मॉडल ही पढ़ने वाले थे, जिसमें स्टार्टिंग में हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल देख लिया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देख लिया था, बीच में बोर्ड से स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा था, और क्या देखा था? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा था। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज? बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि बोर एटॉमिक मॉडल से पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो मैक्सवेल ने दिया था, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो प्लांक्स ने दिया था कि एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन क्यों पढ़े थे, ये भी तुमको समझ में आएगा। लेकिन बोर्ड्स अक्लमंद थे। बोर्ड्स की अक्लमंदी क्या थी, ध्यान से समझना। बोर्ड्स को ये समझ में आया कि जैसे जैसे साइंस डिस्कवर हो रहा है, लोगों को नॉलेज बढ़ रहा है ना। डाल्टन्स की थ्योरी फेल कर गई थी, थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल कर गया था, एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी फेल कर गया था। बैक टू बैक 3 फेमस लोग अगर फेल किए होंगे तो चौथा वाला तो उनकी गलती से कुछ ना कुछ तो सीखेगा, नहीं सीखेगा तो इसकी भी थ्योरी फेल कर जाएगी। और बोर्ड्स ने भी अपने जो एटॉमिक मॉडल दिया ना, तो बोर्ड ने अपना कंडीशन लगा दिया कि आप हमारे कंडीशन को फॉलो करते हो तो हमारी थ्योरी हमेशा एप्लीकेबल है। बोर्ड ने क्या दिया? कुछ अपना कंडीशन दिया, जिसको हम लोग बोर्ड्स पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं, या बोर्ड के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो बोर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स पोस्टुलेट्स। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम के अंदर कोई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और उसी सेंटर को आगे जा कर के उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। फिर कहा था न्यूक्लियस के बाहर एटम का बहुत सारा हिस्सा जो होता है खाली होता है, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? एम्प्टी होता है। और न्यूक्लियस के बाहर कई सारे एनर्जी सेल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट या सेल प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व। ये बात रदरफोर्ड के टाइम में पता चल गया था। अगर मैं इसी को तुमको समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से समझना। ये कोई एक एटम का ऑर्बिट है, और ये इसका पॉजिटिवली चार्ज क्या है? न्यूक्लियस। ये एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या है बेटा? ऑर्बिट है। बोलो, ये आपका न्यूक्लियस है, कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज। और ये एक एटम का ऑर्बिट है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? और ये इस सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब ध्यान से समझना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। बोल हाई ना, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? तो अब मैं कहता हूँ ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूँ, इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा बेटा, तो इस इलेक्ट्रॉन के मास को मैं ले लेता हूँ me, जिसको क्या बोलता हूँ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, बोलो हाय ना। तो इस न्यूक्लियस से इसका जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग r ले लेते हैं। क्या कोई गलत कह रहा हूँ? तो इलेक्ट्रॉन क्या है? E है, इसका कुछ ना कुछ क्या है बेटा? मास है, कुछ ना कुछ क्या है? वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आ रहा है? और ये तुम्हारा क्या है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाय ना। ये एक एटम का ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। ये इस एटम का न्यूक्लियस है। अगर कोई पार्टिकल जिसका कुछ ना कुछ मास हो और भी वेलोसिटी पे किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, बोलो ना हाय ना, तो उस पे बाहर के तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? तो इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे F। समझ जाना, फ्यूगल मतलब कोई चीज़ दूर जाएगी ना, तो ये चीज़ दूर बाहर की तरफ जा रही है। समझ में आ रहा है? और इसके अंदर की तरफ भी एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी वो अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर रहा होगा। If a body having mass m moving with velocity v and maintain their circular path, then it must be there is a centrifugal force and there is a centripetal force, and the magnitude of these force must be equal.
दोनों सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक फोर्स मैं अंदर की तरफ दिखा देता हूँ जिसको क्या बोल देता हूँ, सेंट्रीपिटल। क्या बोल देता हूँ, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दूसरा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूँ तो जब भी कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे उसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r। कितना होता है ये, और ये जो फोर्स की वैल्यू होती है ये कितनी होती है, mv²/r। ये क्लासिकल फिजिक्स 9th-10th में भी तुम पढ़े होगे, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, अब जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन सा फोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज, निगेटिवली, प्रोटॉन कौन सा, सॉरी न्यूक्लियस कौन सा चार्ज, पॉजिटिवली। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स दे देते हैं। इसी को कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, बोलो ना, हाँ ना। तो इसके अंदर की तरफ जो फोर्स होगा, यहाँ लिख देता हूँ, F सेंट्रीपिटल, ये क्या होगा, फोर्स ऑफ, बोल बेटा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। क्या गलत कह रहा हूँ, न्यूक्लियस कैसा चार्ज, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज, निगेटिव। अब इस केस में किसी भी दो चार्ज बॉडी के बीच का जो फोर्स होता है यही फोर्स होता है F(K)Q1Q2/r²। बोलो है ना। तो K कांस्टेंट है, R डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज है, Q1 Q2 दोनों चार्ज बॉडी का चार्ज है। तो अगर मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसकी बात करूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इसको ई ले लेता हूं। अपने को निकालना है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो एक प्रोटॉन का चार्ज अगर P है और न्यूक्लियस में टोटल प्रोटॉन Z के बराबर है, तो टोटल न्यूक्लियस का चार्ज Z × P। जैसे देखो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस का चार्ज एक प्रोटॉन के बराबर होगा। हीलियम में 2 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें टोटल प्रोटॉन कितने होंगे, 2, तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस 2 × P। लिथियम में टोटल एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो प्रोटॉन कितना 3, तो न्यूक्लियस का चार्ज 3 × P। बोलो है ना। तो कितना होगा चार्ज ऑन न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर Z × P, और प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ Z × E। बोलो हाँ या ना। तो इसका चार्ज Z × E, इसका चार्ज कितना बेटा, ZE। न्यूक्लियस का चार्ज Z × E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना E। इसे मैं पुट कर दूं फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, K ZE × E अपॉन क्या बेटा, R²। बोलो गलत कह रहा हूं। तो जो ये फोर्स आ गया, कौन सा फोर्स, F सेंट्रीपिटल, कितने के बराबर आ गया, K ZE² अपॉन R²। समझ में आ गया। तो किसी भी एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स K ZE² अपॉन R² हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो गया, mv²/r। समझ में आ गया। अगर कोई पार्टिकल जिसका कुछ ना कुछ मास है और किसी वेलोसिटी पे लीनियर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका एक होता है लीनियर मोमेंटम, और अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो एक क्या होता है उसका, एंगुलर मोमेंटम। हाँ या ना। और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv²/r के बराबर। किसके बराबर होता है, mv²/r के बराबर। बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई। तो एंगुलर मोमेंटम mv r के बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r जो बता दिया, और F सेंट्रीपिटल, इसी को F सेंट्रीपिटल भी बोल दूं, कितना, K ZE² अपॉन R²। क्या इतनी बात समझ में आई। ये बोर एटॉमिक मॉडल से पहले, चूंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट में मूव कर रहा था, तो सर्कुलर पाथ पे क्या क्या हो सकता था वो हमने देख लिया। उसका कुछ वेलोसिटी है तो मोमेंटम होगा, एनर्जी वगैरह होगा। अब आ जाते हैं हम लोग बोर मॉडल पे। पहला चीज क्या कहता है, दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो किसने दिया था, प्लांक्स ने। तो प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। अब तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े वो फिजिक्स के ही थे ना, तो यहाँ पे ये भी फिजिक्स का छोटे मोटे फॉर्मूले एंड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पहले पढ़ा। दूसरा कह रहा है बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज
लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। मतलब बोर्स थ्योरी कहता है कि आप उसी एटम के लिए लगा पाओगे जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन? और वैसा कौन सा एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन। तो बोर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो देखो हीलियम आयन के लिए हो गया। लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 3, एक इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 + 4, देखो लिथियम आयन। बोलो, अगर यहीं पे बेरिलियम होता तो B+3 लिखते। समझ में आया? तो पहला चीज क्या कह रहा है कि क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लगेगा, क्लासिकल फिजिक्स लगेगा। दूसरा क्या कह रहा है कि उस एटम के लिए बोर्ड थ्योरी लगेगा जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के जैसे एटम। तीसरा क्या कह रहा है, बोर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या लिया है? पार्टिकल। लास्ट क्लास में हमने पार्टिकल और वेव देखा था ना, तो ये किस पे बेस्ड है? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। कुछ गलत कह रहा हूँ? ये 3 बात समझ में आई? आ गया जो हम लोग बोर्स पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। बोर्स पोस्टुलेट्स क्या कहता है? अब बोर्ड के थ्योरी को लगने के लिए बोर्ड के इस पोस्टुलेट्स को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या करें, ध्यान से देखना, एटम हैज ए न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। ये बात तो जानते हो कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में। और बोर्ड का यही पोस्टुलेट्स कहता है कि किसी भी एटम का 2 पार्ट होता है, एक न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। किसी भी एटम के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक कौन सा? न्यूक्लियस, और दूसरा कौन सा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट। न्यूक्लियस, पक्की बात, एक को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। दूसरे को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या हुआ? इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। और इस ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होगा? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रोटॉन एंड क्या प्रेजेंट होगा? न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। ये बात हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से जानते हैं कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज में काफी क्या होता है? छोटा होता है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, ध्यान से देखना। सेकंड पोस्टुलेट जो कहता है, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सेम वे एज द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जैसे प्लेनेट सन के अराउंड मूव करता है ना, वैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर पाथ पे। दिस पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या बेटा? सर्कुलर। द अट्रैक्शन फोर्स, जो अभी हमने पहले ही देख लिया, अट्रैक्शन फोर्स कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, उसी अट्रैक्शन को हम लोग कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स, इसी को हम कूलम्ब फोर्स भी बोल सकते हैं, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। किसके बीच में लगेगा? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। इज इक्वल टू, इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझो, ये ऑर्बिट है कोई, फिर से समझो, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। ये तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। इस पे बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? बोलो बेटा। F, सेंट्रीफ्यूगल। और अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। तभी तो इसका सर्कुलर पाथ क्या होगा? मेंटेन रहेगा। द अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस है, इसी फोर्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? F, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बाहर की तरफ है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? mv²/r, अभी निकाल के देखा है। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? कूलम्ब फोर्स। कितना बेटा? kZe²/r²। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन करके रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर चला जाएगा, अंदर होगा तो अंदर आ जाएगा। कह रहा है नहीं, ये सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर रहा है। इट मींस सर्कुलर पाथ तभी मेंटेन हो सकता है, इट मस्ट बी F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल। बोलो ना हाँ या ना। तो क्या बनेगा इक्वेशन यहां से? kZe²/r² इज इक्वल टू
mv²/r। बोर्स पोस्टुलेट से ये पहला इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? न्यूक्लियस के बाहर कई सारे ऑर्बिट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर कई सारे ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। जैसे हमने दिखाया ना कि समझो ये एक एटम है जिसका ये ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट बना दिया, और ये क्या होता है बेटा, बात नहीं, ध्यान से समझ। बोर्ड साहब क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं। ये जो है ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, कोई दिक्कत? और उसके बाहर जो मैंने सर्कुलर बनाया है वो सब क्या है, ऑर्बिट। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व। इसी को ऑर्बिट भी बोलते हैं या इसी को क्या बोलते हैं, सेल। क्लियर है? बोर्ड ने क्या कहा, न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसी के लिए बोर्ड ने अपना एक बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन दिया था। क्या दिया था? बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। और ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम, इन विच देयर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अभी हमने देखा था, क्या होता है बता? एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h/2π के। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, चार्ज इज क्वांटाइज, इंटीग्रल मल्टीपल। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम, 1 टाइम्स 2 टाइम्स था ना। तो ये कितने टाइम्स, n टाइम्स। mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। h क्या था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, प्लांक कांस्टेंट, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू के क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी। अगर इसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इक्वल आ गया, इसका मतलब n की वैल्यू 1, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मूव करेगा। mvr h/2π के 2 टाइम्स हो गया, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट में। तुमसे कहा था ना क्वांटाइजेशन पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में 4 बार आएगा, ये तीसरी बार आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं, h क्या है, कल पढ़ा था ना, प्लांक्स कांस्टेंट, वैल्यू 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। बोलो हाँ या ना। और पाई क्या है, पाई भी तो कांस्टेंट ही है ना, इसकी वैल्यू 3.14 या 22/7। तो अगर इन शॉर्ट तुम देखो तो h/2π ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। और जो एंगुलर मोमेंटम है ये h/2π इस कांस्टेंट वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल होगी। अगर इंटीग्रल मल्टीपल मतलब या तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, और जितने टाइम्स होगा वही तुम्हारा क्या होगा, ऑर्बिट नंबर। यही क्या होगा, ऑर्बिट नंबर। तो ये n क्या है, इंटीजर। और इसी इंटीजर से तुमको क्या पता चलेगा, ऑर्बिट नंबर कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड ऑर्बिट में। समझ में आया? या इसी को हम ये भी कह सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या ले लेता हूं, 2। पहला इक्वेशन नंबर 1 कहां से लिया था, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होगा। और दूसरा क्या लिया, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। आ जाओ पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लूं, एंगुलर मोमेंटम, वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना हो सकता है, ध्यान से देखो, nh/2π। अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यही हो सकता है। फॉर n = 1, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, कितना में है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो क्या हो सकता है बता, फॉर n = 1 मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ये कौन सा ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr की वैल्यू कितने के बराबर हो गए, h/2π। क्या कुछ गलत कह रहा हूं, फॉर n = 2, इसका मतलब कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। तो कितना हो सकता है, mvr = n की वैल्यू 2 डाल दूं
तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एच अपॉन 2 और 2, तो एम वी आर की वैल्यू कितनी हो गई फॉर एन इज इक्वल टू 3, किस ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, बोलो तो कितना होगा एम वी आर की वैल्यू, देखो कितना जाएगा एच अपॉन 2 पाई, बोलो यही होगा ना बेटा, तो कितना होगा एम वी आर इज इक्वल टू कितना, अब इसको कंफ्यूज करने के लिए तुमको 1.5 एच अपॉन पाई लिख सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला था एच अपॉन 2 पाई की इंटीग्रल मल्टीपल होगा, बोलो फॉर एन इज इक्वल टू 4, कौन सा ऑर्बिट, तो एम वी आर की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू, तो कितना गया, अब तुमसे कभी ऑप्शन दे देगा कि एंगुलर मोमेंटम की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो क्या कभी फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल होगी, क्या नहीं होगी, तो इंटीग्रल मल्टीपल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमेशा क्या होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पर, ये किसकी वैल्यू क्या हो सकती है एम वी आर की वैल्यू, कोई दिक्कत, तो इससे तुम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि कौन सा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो सकती है। अब मैं तुमसे अगर ऑप्शन देता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू में देता हूँ एंगुलर मोमेंटम एम वी आर की वैल्यू 1.5 एच अपॉन 2 पाई, और दूसरा देता हूँ 1.5 एच बाई पाई, कौन सा पॉसिबल है, यहाँ भी 1.5 टाइम्स यहाँ भी 1.5 है, हाँ तो h अपॉन 2 पाई की इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो अगर h अपॉन 2 पाई के 1.5 टाइम्स फ्रैक्शन में आ गया ना तो नहीं होगा, लेकिन ये कब हो सकता है 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई, तो h अपॉन 2 पाई के हमेशा h अपॉन 2 पाई के हमेशा मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए, फ्रैक्शन आएगा तो होगा क्या, क्या मेरी बात समझ में आ रही तुमको, समझ में, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है कि उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी फिक्स्ड होगी, ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट, बिकॉज इन दिस ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज क्या बेटा कांस्टेंट। अब कहने का मतलब क्या हुआ, फिर से समझना कि ये एक न्यूक्लियस है, इसके बाद ये एक पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, और ये बहुत दूर एक ऑर्बिट इन्फिनाइट पे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, समझ रहे हो, कैसे आराम से बैठ करके मजे ले रहे हो। ये n इजिकल टू 1, तुम पूरा सर्कल दिखा देना फर्स्ट ऑर्बिट, ये n इजिकल टू 2, ये n इजिकल टू 3, ऐसे 4 5 कहाँ तक होगा n इजिकल टू इन्फिनिटी तक, क्या हर एक बच्चों को बात समझ में आ रही है। अब पहले ऑर्बिट की कुछ ना कुछ एक एनर्जी होगी और दूसरे ऑर्बिट की भी कुछ ना कुछ क्या होगी एनर्जी होगी, बोलो हाँ ये ना, तीसरी ऑर्बिट की कुछ ना कुछ क्या होगी एनर्जी होगी। अब इसका मतलब ये हुआ था बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन से कि इलेक्ट्रॉन या तो पहले ऑर्बिट में होगा या दूसरे ऑर्बिट में होगा या तीसरे में होगा, बोलो हाँ ना। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे और तीसरे के बीच में हो, नहीं, अरे तुम ऐसे अगर समझो तो या तो मैं इस क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या तो बगल वाले क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा थोड़ा कि दोनों क्लास के बीच दीवारों में होगा, ऐसा है कि अनारकली के जैसे दीवारों में चुनवा दोगे, या तो मैं इस क्लासरूम में होगा या तो बगल वाले क्लासरूम में होगा, इन बिटवीन दिस टू क्लासरूम कोई जगह है जहां मैं हो सकता हूं, नहीं, क्या कुछ गलत कह रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा या सेकंड में होगा या थर्ड में होगा, इन बिटवीन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दूसरी चीज, हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी। मैं क्या कह रहा हूं, हर ऑर्बिट की अपनी एक क्या है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है और जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मतलब जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, पहले ऑर्बिट की ज़्यादा होगी या दूसरे ऑर्बिट की, दूसरे की या तीसरे की। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ पहले ऑर्बिट की एनर्जी को मैं E1 ले लेता हूँ तो E1 से ज़्यादा किसकी होगी, E2 से ज़्यादा किसकी होगी, E3 से ज़्यादा किसकी होगी,
और E4 से ज़्यादा किसकी होगी? एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज। मैं लिख सकता हूँ इसको, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बोलो क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर दीज ऑर्बिट ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल इसको बोलते हैं। बोलो है ना। और एज देयर नंबर 1 2 3 4 5 या इसी को KLMNO बोलते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑनवर्ड्स। और पहले ऑर्बिट को मैंने क्या बोला? 1, दूसरे ऑर्बिट को 2, तीसरे को, तो जब 1 2 3 4 रिप्रेजेंट करते हो ना तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और इसको अगर तुमको KLMN से रिप्रेजेंट करना है ना तो इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेल। अब फर्स्ट ऑर्बिट को ही K सेल बोलते हैं। अगर तुमको दिखाऊं मैं तो ये n = 1 है, तो n = 1 को हम क्या बोलेंगे? K सेल। n = 2 को L, इसको क्या बोलेंगे? M, इसको क्या बोलेंगे? N। बोलो समझ में आ रहा है? तो अगर इसमें मैं एनर्जी कंपेयर करूं E1 और E2 की एनर्जी, किसकी एनर्जी कंपेयर करूं? E1, तो E1 की एनर्जी ज़्यादा होगी या E2 की ज़्यादा होगी? तो समझो ऐसे में तुमको अगर एनर्जी लेवल दिखाता हूं तो ये एनर्जी किसका है? E1 का। ये एनर्जी किसका है बेटा? तुम ध्यान से समझना। E2 मतलब एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, E1 मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। समझ में आ रहा है? अब 2 और 3 को मैं कंपेयर करूं तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? और 2 की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई भी 2 ऑर्बिट नंबर देख करके तुमको लोअर एंड हायर ऑर्बिट पूछ दूं तो समझ जाओगे। लोअर ऑर्बिट मतलब कि उसका कंपेरिजन तुम जिससे भी कर रहे हो, तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। और जिसकी एनर्जी कम उसको क्या बोलेंगे? लोअर ऑर्बिट। जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे? हायर ऑर्बिट। बोलो हाँ या ना। तो E2 को मैं हायर ऑर्बिट बोल दूँ? बोलो हाँ या ना। तो E2 को अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या मैं इसको हायर ऑर्बिट बोल सकता हूँ? क्या हायर का मतलब हमेशा E2 ही होगा? नहीं। तुम कहोगे जिन 2 ऑर्बिट को सर आप कंपेयर कर रहे हो उसमें जिसका n ज़्यादा होगा वो हायर होगा। अगर मैं 1 and 5 को कंपेयर करूं तो 5 क्या होगा? हायर। अगर 2 and 4 को कंपेयर करूं हायर, 2 क्या होगा? लोअर। और इसको क्या बोल सकता हूं? लोअर ऑर्बिट। समझ में आ रहा है? अब ये क्या कहते हैं बोर्ड साहब कि इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर भी जा सकता है, हायर टू लोअर भी जा सकता है। क्या बोलते हैं ये? इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर। तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर भी जा सकता है। और दूसरा क्या कहते हैं? हायर टू लोअर भी जा सकता है। क्या इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा सकता है? हायर टू लोअर एंड लोअर टू हायर। इस केस में एरो देखो कहां से कहां जा रहा है? मतलब लोअर पे एनर्जी कम है, हायर पे एनर्जी ज़्यादा है। तो लोअर टू हायर जाने के लिए उसको एनर्जी तुम दोगे तभी जाएगा ना। मतलब एनर्जी उसको चाहिए होगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या समझ पा रहे हो? तो लोअर टू हायर जाने के लिए यहाँ पे एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या सही कह रहा हूँ? और अगर हायर टू लोअर आ रहा है तो हायर पे एनर्जी ज़्यादा थी, लोअर पे एनर्जी क्या है? कम। अरे 100 रुपये थे, 50 रुपये पे आना है तो 50 रुपये खर्च कर दे। 100 रुपये पे थे, 80 रुपये पे आना है, 20 रुपये खर्च कर दे। क्या इस पर कोई डिपेंडेंसी है क्या? तो इस केस में एनर्जी क्या होगी? रिलीज। एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा या एनर्जी लॉस करेगा, ये भी कह सकते हो। या इस केस में रिलीज नहीं कहा कि तुम क्या कह सकते हो? एनर्जी का क्या होगा? लॉस। और इस केस में एब्जॉर्ब नहीं होकर के एनर्जी का क्या होगा? तो बोर्ड साहब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी एटम में लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे भी जा सकता है और किसी भी हायर ऑर्बिट से क्या आ सकता है? लोअर ऑर्बिट पे। फर्क यही होगा कि एक केस में एनर्जी का गेन होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दूसरे केस में एनर्जी का लॉस होगा या एनर्जी रिलीज होगा। जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी कितने के बराबर होगी? दोनों ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा। बोलो है ना। अरे लोअर ऑर्बिट एंड हायर ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? इसकी एनर्जी को E2 लियो, इसको को E1 लिए हो, तो डिफरेंस इन एनर्जी यही तो होगा ना, डेल्टा E किसके बराबर होगा? बोलो है ना। और यही डेल्टा E है ना, डिफरेंस इन एनर्जी। डेल्टा E को क्या लिख सकता हूँ? या एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट। बोलो हाँ या ना। क्या नींद आ रही है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन क्या बेटा? ऑर्बिट।
अब क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या चेंज होगा कि अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, एब्जॉर्ब कब होगा, जब लोअर टू हायर जाएगा तो इसी को एब्जॉर्ब एनर्जी बोलेंगे, और हायर टू लोअर आएगा तो इसी को क्या बोलेंगे, रिलीज एनर्जी। या रिलीज या एब्जॉर्ब एनर्जी होगी कितने के बराबर होगी, डेल्टा ई, जो E2 माइनस E1 की होगी। अब तुम सोचो कि अगर हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़े होते, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और इस इलेक्ट्रॉन को लोअर टू हायर भेजना होता तो तुम कैसे देते एनर्जी इसको, ऐसा है कि लेते इसे पॉकेट एनर्जी दे देते, इसको छुपा के ले बेटा तुमको ले ले, बोल है ना, इसको लॉस करना होता तो ऐसे लॉस कर लेता। एनर्जी का लॉस और गेन किसके फॉर्म में होगा, तुम कहोगे दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए हमने इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या तो एनर्जी का लॉस होगा या एनर्जी का गेन होगा, ये एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में। और उसकी एनर्जी कितनी होगी, h न्यू या Sc/λ। ये जो डेल्टा ई होगी ये किसके फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसी रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्या समझ में आ रही है, तो ये एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट होगी, ये डेल्टा ई किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बेटा, वेव। और इस वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कितनी के बराबर होती है, h न्यू या Sc/λ। समझ में नहीं आया, बोलो। चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट हो गया था कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। उसी स्टेशनरी ऑर्बिट को हम लोग एनर्जी लेवल या एनर्जी क्या बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। अब क्या रहे, जो पॉइंट में तुमको बताया था अभी, ये पॉइंट में लिखा हुआ है, पोस्टुलेट नंबर 6 कह रहा है इमिशन और एब्जॉर्प्शन। इमिशन का मतलब लॉस, एब्जॉर्प्शन का मतलब गेन। इमिशन का मतलब लॉस और इसका क्या मतलब हुआ, गेन। ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा, फोटोन, कैन बी ओनली अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम स्टेशनरी वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर स्टेशनरी स्टेट। मतलब एक एनर्जी लेवल टू दूसरे एनर्जी लेवल तक आएगा। हायर टू लोअर आएगा तो लॉस करेगा, और लोअर टू हायर जाएगा तो रिलीज करेगा। किसके बराबर, डेल्टा ई, डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। बोलो हाँ है ना। और यहाँ पे यही En2 माइनस En1। N2 मतलब तुम समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ, हायर ऑर्बिट, और N1 का मतलब किसके फॉर्म में, ये जो डेल्टा ई है, ये जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किसके फॉर्म में, रेडिएशन। और इस रेडिएशन की जो वैल्यू होगी डेल्टा ई किसके बराबर, h न्यू या Sc/, नहीं जो मैं तुमको समझा उसी को मैं पोस्टुलेट्स के फॉर्म में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट कह रहा है एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, एब्जॉर्ब मतलब लोअर टू हायर जाएगा, और रिलीज कब होगी, जब हायर टू लोअर आएगा। अरे ज़्यादा है तो खुद से कम कर सकते हो, लॉस कर सकते हो, लेकिन बढ़ाने के लिए तुमको तो लेना पड़ेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट। इनर मतलब अंदर की तरफ होगा, आउटर मतलब बाहर की तरफ होगा। एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट एंड इमिट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट। N2 greater than N1 where emission or absorption of energy will occur। और एनर्जी डिफरेंस होगा मतलब ऑर्बिट का डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन और एब्जॉर्प्शन एनर्जी का हो सकता है। मतलब N1 और N2 की वैल्यू, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में है तो क्या एनर्जी डिफरेंस होगा, क्या नहीं। एनर्जी डिफरेंस होगा तभी तो इमिशन या एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तभी इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर है, हायर टू लोअर जा सकता है। और हायर लोअर होने के लिए कम से कम ऑर्बिट नंबर तो अलग अलग होगा कि नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत, तो बोर पोस्टुलेट समझ में आए, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर तुम बोर्स पोस्टुलेट समझ में आए तो बोर्स में हमने दो इक्वेशन बनाए थे। कौन कौन से दो इक्वेशन, पहला F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल, बोलो ना हाई ना। तो पहला क्या है था, F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल इक्वल है किसके, F सेंट्रीफ्यूगल के। सेंट्रीपिटल किसके बराबर होता है, अपन R² इज इक्वल टू, क्या कुछ गलत कह रहा हूं। दूसरा क्या था, इसको इक्वेशन 1 लिया था। दूसरा इक्वेशन क्या था बताओ, दूसरा इक्वेशन था बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या था,
एम वी आर इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 2 लिया था। अब इस दोनों इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है पहले उस टर्म्स को समझते हैं। इन दोनों इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है उस टर्म्स को क्या करते हैं बेटा, पहले समझते हैं कि उस टर्म्स में तुम्हें कितनी चीजें आती है कितनी नहीं आती है। पहला टर्म्स में मैं ले लेता हूं के की वैल्यू। के क्या होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, तो जी क्या था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वैसे ही के q1 q2 आर स्क्वायर में के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बेटा, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। दूसरा क्या है जेड, दूसरा क्या है जेड। जेड क्या होगा, जेड क्या है एटॉमिक नंबर। तीसरा क्या है ई, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है वैल्यू बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बोलो हाँ ही ना। के पता हो गया, जेड पता हो गया, ई पता हो गया। आर क्या है, न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। बोलो हाँ ही ना। जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस हो सकता है, न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस हो सकता है, मतलब न्यूक्लियस से उस ऑर्बिट का डिस्टेंस जिसी को रेडियस बोल सकते हैं ऑफ ऑर्बिट। बोलो हाँ या ना। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, तो देखो के हो गया, जेड हो गया, ई हो गया, आर स्क्वायर। इधर क्या है एम, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू कितना 9.1 × 10⁻⁻31 क्या बेटा केजी हो गया। इधर वी क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है, वी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको आपको निकालना है। तो वी ले लिया वेलोसिटी ऑफ क्या बेटा, क्या कुछ गलत कह रहा हूं नहीं। आर हो गया, यहां जाओ एम हो गया, वी आर एन ऑर्बिट नंबर निकाला था ना अभी एंगुलर मोमेंटम में, एन की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। तो एन क्या है ऑर्बिट नंबर, कुछ गलत कह रहा नहीं। एच प्लांक्स कांस्टेंट, तो एच क्या है प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.626 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड। टू कांस्टेंट पाई की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू कितनी। अब इन दोनों इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो तो ये सारी चीज तुम्हें पता है। बोलो पता है कि नहीं पता है, ये सारी चीज पता है। तुम्हें पता क्या नहीं है, तो तुम्हें पता नहीं है रेडियस एंड तुमको पता नहीं है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जेड और एन तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा, पूछ देगा तुमको हाइड्रोजन एटम के लिए निकालो, हीलियम एटम के लिए निकालो, लिथियम एटम के लिए निकालो। तो जेड उसका एटॉमिक नंबर हो गया तो पता चल गया, हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3। और तुमको बोल देगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालो, सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालो। तो क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम से तुमको जेड और एन गिवन होगा। बोलो, तो जो जेड और एन है, जेड और एन प्रॉब्लम में गिवन होंगे। तो बचा क्या, आर और वी दो अननोन है, और किसी भी दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन है तो तुम निकाल लोगे। बोलो है ना। तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन से निकल जाएगा, और यही दो इक्वेशन अपना यही है। और इस दोनों इक्वेशन से हम एक बार आर की वैल्यू निकाल लेंगे। बोर ने उसी आर की वैल्यू को निकाल दिया तो उसको हम बोर्स रेडियस के नाम से जानते हैं। बोलो है ना। और दूसरा जब भी निकाल दोगे तो उसको बोर्स वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो बोर थ्योरी में पढ़ना ही होता है कैलकुलेशन ऑफ बोर्स रेडियस एंड बोर वेलोसिटी। हम लोग को यही पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल में क्या क्या बोर ने निकाला, एक तो mv² r इजिकल टू क्या बेटा mvr इजिकल टू NH/2π, और दूसरा था kZe² r² इजिकल टू mv²/r। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस इक्वेशन से r की वैल्यू निकाल ली, v की वैल्यू निकाल लो। क्या कर लूँ, किसकी वैल्यू निकाल लूँ, तो v की वैल्यू अगर तुम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे तो v को यहाँ रखो,
तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई और m इंटू आर आ जाएगा, m इंटू आर। बोलो हाँ ना। अब उस v की वैल्यू को यहाँ में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, बोलो है ना। और इस v की वैल्यू में कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, इस इक्वेशन में। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा कुछ है जो रटवा रहा हूँ? नहीं। तो क्या होगा, ध्यान से देख, के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई आर, अलग ही रखते हैं और बाकी के पूरे टर्म्स को स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलो ना हाँ ना। पूरे टर्म्स को स्क्वायर करने के लिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू, क्या मेरी बात समझ में आई? अब तुम ध्यान से देखना, इसमें से जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं पहले। यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब पूरे इक्वेशन में देखो अपने को क्या चाहिए, आर। इस आर को इक्वल टू के इधर ले आओ, ले आओ बेटा। सिर्फ इस आर को इक्वल टू के इधर ले आता हूँ, तो कितना हो गया, आर इज इक्वल टू, इधर ऊपर वाला टर्म्स एज इट इज रहेगा। बोलो कितना हो गया, ध्यान से देखना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एम, यही 3 टर्म था। नीचे में क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ये टर्म हो गया। अब ये वाले टर्म्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू क्या आ गया, जेड ई स्क्वायर। बोलो हाँ ये ना। क्या इसमें कोई दिक्कत? इस m से इस m का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्लियर है? देखो 4 पाई स्क्वायर m, हमने क्या किया था पिछले पेज पे, कुछ चीज़ें पहले से हमको पता थी, उसको हम एक साइड कर लेते हैं। तो जो चीज़ें मुझे पहले से पता है, देखो क्या क्या मुझे पहले से पता है, इसमें ऊपर में एन स्क्वायर, नीचे में जेड को छोड़ दो तो बाकी चीज़ें पता है। मैं क्या बोलता हूँ, ऊपर में एन स्क्वायर, नीचे में जेड को छोड़ दो तो बाकी चीज़ें पता है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो जो पता है उसको अलग लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू क्या बेटा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इंटू, अब ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें पता है कि नहीं पता है, जो मैं लिख दिया था। और जब आप इस सारे कांस्टेंट की वैल्यू डाल दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत नहीं। तो रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के लिए तुमसे रेडियस पूछे तो कितना आ जाएगा, फॉर्मूला इनटू कितना बेटा, एन स्क्वायर बाई जेड, किस में, रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियस से बेटा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो हाँ ना। तो देखो अब इस स्ट्रक्चर में पहले ऑर्बिट का रेडियस ये है, दूसरे का ये, तीसरे का ये है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा। अरे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आया भी है कि रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो उसका रेडियस बढ़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम होगा। एटॉमिक नंबर मतलब हाइड्रोजन और हीलियम में किसका रेडियस ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन और हीलियम में किसका जेट ज़्यादा है, हीलियम H11 He24, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ना, तो इसका साइज क्या होगा, कम होगा। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा और ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत? अब इस फॉर्मूले को कल याद करके रखना। तो बोर्स पोस्टुलेट समझ में आया, बोर्स ने क्या कहा था, और उसी पोस्टुलेट पे बोर्स ने मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकाल दिया था, उस ऑर्बिट का रेडियस निकाल दिया था, एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल दिया था, एनर्जी निकाल दिया था। क्लियर है?
तो अगले क्लास में हम लोग क्या निकालेंगे, बोर्स वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, फिर उसके बाद हम लोग इसी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आया बेटा, हाँ या ना? तो बोर्स पॉस्टुलेट एक बार ध्यान से देख लेना, उस पर 2 ही इक्वेशन बन के निकला है। बोर्स ने क्या कहा कि एटम के 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, दूसरा ऑर्बिट जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूक्लियस के बाहर कई सारे ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एंड हर ऑर्बिट की अलग अलग क्या होगी, एनर्जी होगी। जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर ऑर्बिट भी जा सकता है, एंड हायर टू लोअर ऑर्बिट भी आ सकता है। जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, या तो इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, या तो इन द फॉर्म ऑफ, या तो एनर्जी को रिलीज करे, या तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उस वेव की एनर्जी किसके बराबर होगी, एच न्यू या एच सी अपॉन क्या बेटा, लैम्डा के। फिर बोर्ड ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर रहा है तो एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल। और लास्ट पॉइंट मैंने कहा कि बोर्ड ने अपना क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या दिया, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h अपॉन 2π के। और इसी 2 इक्वेशन से हम लोग बोर्स रेडियस एंड बोर वेलोसिटी निकालेंगे, और फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आप कंप्लीट करके आइएगा, नोट्स प्रॉपर बना करके आइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।